यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं चारधाम यात्रा के बारे में। चारधाम यात्रा, जैसा कि आप सबको विदित हो गया होगा अगर आप चारधाम यात्रा में रुचि रखते हैं, कि इस साल, इस वर्ष 2025 में चारधाम यात्रा के कपाट, यानी अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो मंदिर है, जो धाम है, उनके खुलने की तिथि आ चुकी है। यह 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे, 2 मई को श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और 4 मई को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे। तो आप इस अकॉर्डिंग अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। मई और जून यह है चारधाम यात्रा का पीक सीजन होता है। बहुत यात्री आता है। भारतवर्ष में उस समय बहुत विकट गर्मी पड़ रही होती है और यह तीर्थ यात्रा करने का थोड़ा अच्छा समय रहता है, बच्चों की छुट्टी रहती है, इस कारण से काफ़ी रस आता है। और रस जब होता है, जब भीड़ होती है, तो डिमांड और सप्लाई का एक खेल के कारण इस समय यात्रा का जो रेट होता है वह हाई हो जाता है। कई टूर ऑपरेटर बहुत सस्ती यात्राओं को ऑफर कर रहे हैं इस दौरान, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बहुत अधिक सस्ती यात्राएं ले लेते हैं इस दौरान, तो उनको बाद में कष्ट होता है, असुविधा होती है, क्योंकि कोई भी एजेंट है वो 2 पैसे बचाने के लिए ही अपना धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई भी घाटे में नहीं जाना चाहता है। तो कई बार वो उनकी सुविधाओं में कटौती करता है, या तो गाड़ी खराब होती है या उसके रूम गंदे होते हैं, तो कई सारी शिकायतें उत्पन्न होती हैं। अगर आप अपनी प्लान मई और जून में कर रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंपनी के द्वारा आपको जेन्युइन प्राइसिंग दी जाती है। सर्विस के दौरान हम किस होटल में आपका रूम बुकिंग कर रहे हैं, यह आपकी कंफर्मेशन से पहले ही आपको बता दिया जाता है। हर तरीके से आपका सहयोग किया जाता है। गाड़ी और ड्राइवर हम प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी जो यात्रा का अनुभव है वह सुखद हो। अगर आपके साथ में आपके बूढ़े माता पिता यात्रा कर रहे हैं, बच्चे यात्रा कर रहे हैं, तो आपको प्री बुकिंग जरूर करा लेनी चाहिए। अगर आप एक परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, एक बड़े ग्रुप के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो भी आपको मई और जून में प्री बुकिंग जरूर करा लेनी चाहिए। रेट की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ तो रेट डिपेंड करता है आपके द्वारा ली गई सुविधाओं पे। आप किस प्रकार की सुविधा लेते हैं, किस प्रकार की गाड़ी लेते हैं, इन सब चीज़ों पे आपका रेट वेरी करता है। कितना बड़ा आपका ग्रुप साइज है, ये एक बहुत बड़ा आधारभूत मसला है जिस पर आपकी कॉस्टिंग तय होती है। तो कॉस्टिंग आपको निकालने के लिए आप हमें इस दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, और आप हमसे एक जेन्युइन पैकेज ले सकते हैं, करके उनको भी मंगा सकते हैं। तो उनके द्वारा आप देख के समझ सकते हैं कि मेरा कितना खर्चा आने वाला है। जो दिल्ली और कई जगहों पे बैठे हुए, मैं नाम नहीं लूँगा बेसिकली, कई लोकेशंस पे बैठी हुई ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बहुत सस्ते में यात्रा निकाल रही होती हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा गणित है, बहुत सिंपल सा बेसिक गणित है, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है। देखिए, रहने का खर्चा जब आप यात्रा करते हो पर नाइट आप 800 से 1000 रुपये आपका खर्चा आता है रहने का। इसी प्रकार से खाने का खर्चा 300 रुपये से लेके 700, 800, 900 रुपये तक जाता है। इसी प्रकार से आपका गाड़ी का खर्चा, चारधाम यात्रा का जो टिकट, सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं चार्ज कहूँ चारधाम यात्रा के लिए, तो सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है वह होता है 4500 से 5000 रुपये के बीच में। ये भी डिपेंड करता है, अप डाउन होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बोला ना आपको, डिमांड और सप्लाई का यहाँ खेल चलता है मई जून में, तो कोई रेट स्टेबल नहीं रहता है। आज के दिन हो सकता है रेट बहुत हाई हो, कल हो सकता है थोड़ा उससे नीचे हो जाए, और एक हफ्ते बाद हो सकता है और ऊपर चला जाए। तो रेट फ्लैक्चुएट करता है। तो इसके लिए अगर आप प्री बुकिंग करके चलोगे तो हम क्या पहले से ही आपकी गाड़ी बुकिंग करके चलते हैं, पहले से ही होल्ड करके चलते हैं, फिर वो रेट चेंज नहीं होता है अगर आप प्री बुकिंग लेके चलते हो तो जहां तक मैं बात कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में अगर मैं बोलूं तो बहुत सिंपल नियम है कि 500 रुपये पर डे आप कोई भी यात्रा करते हो तो आपका रहता है। तो ऐसे 10 दिन की यात्रा होती है, आप मान के चलिए 5000 रुपये आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है। अगर आप एक ठीक ठाक सा होटल में स्टे करना चाहते हो, अगर आप ऐसे चाहो तो बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि जिसमें आप डॉर्मेट्री और सिंपल रूमों में भी रह सकते हो। तो वही भी आपको जो बेड पड़ता है पर बेड, वो भी आपको 500 से 600 रुपये पर बेड पर मिलता है आपको मई जून में। लेकिन अगर आप प्रॉपर रूम लेते हो जिसमें थोड़ी सुविधा हो, अटैच लेट बाथ हो, तो
तो आपका 1000 रुपये पर पर्सन का खर्चा आता है। अगर आपने 9 रातें विश्राम किया केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री 4 धाम यात्रा के दौरान, तो आपका 9 रातों का 9000 रुपये वह हो जाता है। तो 9000 प्लस 5000 14000 रुपये ये मिनिमम कॉस्ट आती है आपकी यात्रा करने की। इसमें अगर आप खाने का भी खर्चा जोड़ते हो तो 500 रुपये अगर प्रति व्यक्ति खाने का खर्चा जोड़ें, जिसमें ठीक ठाक खाना मिल जाता है, आपका खर्चा हो जाता है फिर 4500 रुपये 9 दिन का। 10 दिन का भी आप मान के चलो तो 5000 रुपये, तो ऐसे 14000 हो और 5000 ये 19000, 18,500 से लेके 19000 तक का यह अगर कोई आप पैकेज खरीद रहे हो तो आप मान के चलिए कि इसमें आपको बेसिक लेवल की सर्विसेज मिलेगी। और एक और बात पे मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि केदारनाथ धाम की जब हम यात्रा करते हैं तो बहुत कॉस्टिंग वहाँ पे हाई होती है धाम में ऊपर हमारे स्टे के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत लिमिटेड ऑप्शन है होटल के, बहुत लिमिटेड रूम है। कई बार यात्री बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है, कई बार यात्री बीमार पड़ जाता है तो वो रूम खाली नहीं करता है, तो कई बार वहाँ रूम की शॉर्टेज रहती है, अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज रहती है, तो वहाँ पर भी बहुत महंगा होता है। वहाँ पर जो इस साल का रेट है वह 2000, 3000, 3500 ऐसा पर बेड प्रति व्यक्ति का चार्ज डिमांड में आ रहा है। मेरे पास अभी कोटेशंस आती हैं या मेरे पास जो डेट आए हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। टेंट में भी आप वहाँ स्टे कर सकते हो। टेंट में सबसे बेटर और प्रेफर जो स्टे होता है वो होता है गढ़वाल मंडल विकास निगम की वहाँ टेंट कॉलोनी लगती है, उसमें आप स्टे कर सकते हो। उसका चार्ज सेटल होता है, प्री डिफाइंड होता है, चेंज नहीं होता है, वो ऑनलाइन आप उसको बुकिंग कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन टेंट नहीं मिलता है तो वहाँ पर कई प्राइवेट प्लेयर, कई प्राइवेट कंपनियां, कई प्राइवेट लोग भी वहाँ पे अपने टेंट लगाते हैं। तो फिर आपको मैं एक ही एडवाइस करूंगा कि आप फिर टेंट को किसी एजेंट से बुक करके ना चलाएं, क्योंकि अगर आप एजेंट से बुक करके चलते हो तो होता क्या है कि जो वहाँ टेंट का मालिक है वो बुकिंग ले लेता है, पूरे पैसे दे देता है, फिर जरूरी नहीं है कि वो आपको अच्छे टेंट में रुकाए। हो सकता है किसी आपको घटिया टेंट में या कोई घटिया टेंट साइड में आपको डाल दे, ठेल दे, तो फिर आपको असुविधा होगी। तो अगर आप केदारनाथ में आपको आपका एजेंट बोल रहा है कि हम आपको टेंट प्रोवाइड करने वाले हैं तो मत कीजिए उसके साथ टेंट बुकिंग। आप वहां जाके स्वयं टेंट अपना देख लीजिए कि आप देख लीजिए भाई ठीक है, मेरा टॉयलेट वॉयलेट का प्रॉब्लम नहीं है, नीट एंड क्लीन टेंट है, मेरे को चार्जिंग मिल जाएगा, अच्छा एम्बियंस है, वो देख के फिर आप वहां पे बुकिंग कीजिए, वो मिल जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता है, टेंट की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है केदारनाथ में। वहां नहीं होगी तो घोड़ा पड़ाव में आपको मिल जाएगा टेंट की अवेलेबिलिटी। तो ऐसे करके आप अपनी केदारनाथ यात्रा का स्टे भी बुक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विदित किया कि रजिस्ट्रेशन जो इस साल होने हैं वो 11 मार्च से शुरू होंगे और 11 मार्च को रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यह बताना होगा कि आप यात्रा के दौरान किन स्थानों पे, किन विश्राम स्थलों पे, किन होटलों और धर्मशालाओं में आप स्टे करने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वो रजिस्ट्रेशन करते समय देनी होगी। तो इसके लिए अच्छा यही है कि आप पहले से ही अपना होटल और रूम बुकिंग करके चलें, अपनी यात्रा को सुगम और सार्थक बनाएं, ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए काम की सिद्ध होगी। अगर आपको ये अच्छा लगे और मेरे द्वारा जानकारी को आप अगर प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, छोड़े कुछ मत करें, ये करेंगे थोड़ा सा डालते रहो। दिनमपि रजनी सायं प्रातः